क्लास 10th के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, जो इस चैप्टर का दिक्कत बच्चों को ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है। सबका लगभग यही फीडबैक देखने को मिलता है कि सर चैप्टर हार्ड है। तो इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से जो है हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। यानी एक ही शॉट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिपेंड होंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आने ज़्यादा चांस बनते हैं, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है हम दो पार्ट बनाएंगे। वन शॉट के दोस्तों मैं हर चैप्टर के जो है दो पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है। तो हम जो है फ्यूचर के अंदर सेकंड शॉट भी बनाएंगे, जिसके अंदर बचे हुए सारे सवाल जो है सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है हम 13.1 प्रश्नावली पे आते हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं किताब को भी साथ साथ रखूँगा क्योंकि किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए इस चैप्टर के अंदर जो है आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले जो है इस चैप्टर का सबसे मेन थीम है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो ये बता रहा है कि दो घनों, देखिए पहले घन की आकृति बनाते हैं, ठीक है। घन मतलब इस प्रकार से, एक हमारा ये घन हो गया और एक हमारा इस प्रकार से दूसरा घन हो गया। दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन, अब दोनों सेम है तो इन प्रत्येक का आयतन, इन दोनों में अंदर जो है इन दोनों ही घनों का जो है प्रत्येक का आयतन जो है दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये बोल रहा है इनके अगर संलग्न फलकों को मिला दे, यानी इन दोनों को जोड़ा जाए, तो जो आकृति बनेगी तो वो कौन सी आकृति बनेगी। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप दो बॉक्स को इस प्रकार से मिलाओगे तो फिक्स है कि वो एक घनाभ की आकृति प्राप्त होगी, है कि नहीं। एक सिंपल सा कॉमन सेंस है। तो घनाभ की आकृति तो प्राप्त होगी, तो आपको जो है घनाभ की आकृति प्राप्त होगी तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करके बताना है। अब देखिए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ये तो फॉर्मूला हो गया, चलो मान लिया। लेकिन फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ चाहिए वो तो होनी चाहिए ना। फॉर्मूले में आपके पास में L होना चाहिए, B होना चाहिए, H होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, अपने पास में जो है घन का आयतन क्यों दिया गया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में चीज़ दी गई होगी उसका अपने को यूज़ करना पड़ेगा। अब ज़रा एक बार सोचो, हम जब दो बॉक्स को आपस में मिलाएंगे तो वो तो हमारे पास घन ही होंगे, तो घन की तो कोई भुजा होगी, बिल्कुल होगी। घन के अंदर भी तो देखिए लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, लेकिन सभी बराबर होती है। तो अगर अपन एक भुजा को निकालेंगे तो दूसरी भुजा भी निकलेगी, तीसरी भी निकलेगी, चौथी भी निकलेगी। चौथी तो भुजा होती नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो अपन जो है एक भुजा को प्राप्त करके जो है सारी भुजाएं निकाल सकते हैं और फिर अपने जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज़ है, हम जो है प्रत्येक का आयतन हमारे पास दे रखा है तो उस आयतन की हेल्प लेकर हम एक भुजा निकाल सकते हैं। अब देखिए, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो डेट कि जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन वो होता है भुजा का क्यूब। आपने मान लिया इस घन की एक जो भुजा है वो ए है, तो उन भुजा का अगर क्यूब करते हैं तो आयतन बार आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस घन के आयतन के बराबर हम इस 64 क्यूब को रख सकते हैं। 64 बराबर ए क्यूब,
अब देखिए हमें तो खाली ए निकालना है, तो जैसे यहाँ से 3 हटेगा इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट बनेगा। कैसे? इस प्रकार से 64 पर इस प्रकार से क्यूब रूट प्राप्त होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि 4 होता है। इसका मतलब घन का जो एक भुजा है वो 4 है, ये भुजा 4 है। अब सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चौड़ाई भी 4 है, लंबाई भी 4 है। लेकिन जब आप इन दोनों बॉक्सों को आपस में जोड़ोगे तो एक चीज़ में फ़र्क आ जाएगा, और वो है उसकी लेंथ में। क्योंकि देखो मान ली ये बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ पर पड़ा है और एक बॉक्स इसके संलग्न जुड़ा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर देखिए जब आप इन बॉक्सों को आपस में जोड़ोगे तो दो चीज़ों में कोई अंतर नहीं होगा। एक तो चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा और एक हाइट में कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि देखो ये वाले डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, ये वाले डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये वाले डिस्टेंस में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो अगर ये 4 है वो भी 4 होगी, लेकिन अगर ये 4 है और ये 4 है तो 4 और 4 जुड़ के बन जाएगी 8। तो इसका मतलब अगर अपन दोनों घन को जोड़ेंगे और एक घनाभ बनाएंगे तो हमें जो है घनाभ की भुजाएं क्या प्राप्त होगी, घनाभ की भुजाएं हम यहाँ पर सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बेसिक समझा रहा हूँ क्योंकि हमें वीडियो को थोड़ा छोटा बनाना है। तो आपको पता है ना कि आप इस घन के आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, घन की एक भुजा निकालेंगे, और आप यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि यदि हम घनों को मिलाएंगे तो जो हमें घना प्राप्त होगा उसकी भुजाएं निम्न प्रकार से होगी। लंबाई में चेंज हो जाएगा, लंबाई क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, बाकी चौड़ाई सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम रहेगी। सूत्र को अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सूत्र तो आपको याद ही है, सिंपल है। अतः सूत्र लगाते हैं, 2 कोष्टक 8 इंटू 4 यानी L इंटू बी, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 यानी B इंटू एच प्लस H इंटू एल यानी 4 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। चलो देखते हैं, 2 कोष्टक 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। अब देखो 32 और 32 तो 64 हो गए, 64 और 16 हो जाएंगे 80, और 80 इंटू हो जाएगा 2 से, तो 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जब आंसर निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब में बहुत बड़ी गलती करते हैं, जबकि आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक चीज़ और नोट कीजिए, यदि क्वेश्चन में आंतरिक लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको जो है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। यह आप बिठा के रखें अपने दिमाग के अंदर। चलिए मैं इसको सिस्टमेटिक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करूँगा, बाकी बचने वाले सारे क्वेश्चन हम जो है एक अलग वीडियो में करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट का सेकंड पार्ट रहेगा। तो देखिए कोई एक बर्तन है और खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला क्या होता है, चलो इसको समझ लेते हैं एक बार। आप अर्धगोले को इस प्रकार से मान सकते हो, आधा गोला है, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इस पर एक बेलन है, तो बेलन तो इस प्रकार से अध्यारोपित होगा, दूसरा तो कोई चांस बन ही नहीं सकता। ये देखो इस पर अध्यारोपित हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है अर्धगोले का व्यास। अब देखो मेरी बात सुनो आप, अर्धगोले का व्यास की बात करें तो व्यास तो यहाँ से ही इतना प्रोटेक्ट करेगा, जिसका जो हाइट दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये बर्तन पूरा बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की हाइट पूरी काउंट होगी, जो कि दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको जो है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बता रखा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ पर आपको जो है दोनों ही आकारों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। आंतरिक वर्ड देखते ही दिमाग में आया वक्र पृष्ठ। अब देखो यहाँ पर 2 आकृतियाँ हैं और अगर कुल निकालना है, अब दोनों आकृतियाँ कैसे बनती है, अगर इस पूरे बर्तन की मैं बात करूँ या एक पूरे बर्तन की ही बात कर लेते हैं, तो ये बर्तन कैसे बनता है,
ये बर्तन बन रहा है अर्धगोले प्लस एक बेलन के आकार का, है कि नहीं। इसका आंतरिक पृष्ठ ऐसे निकलेगा क्योंकि यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं, दोनों को जोड़ के हम जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जरा फॉर्मूले पर काम करते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बर्तन का जो आंतरिक, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पूरा सिस्टमेटिक करना है। मैंने पहले ही बोल रखा है हम वीडियो को थोड़ा सा कम छोटा रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा, आप इसको कैच कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं फिर भी थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करूँगा। हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर तो मैं कुछ डिटेल लिखूँगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो बन रहा है बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों आकृतियाँ हैं। तो देखो आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, ठीक है ना, बेलन का, मैं यहाँ पर देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझ आना। आगे आप लिखोगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होते हैं, तो इसका तो बहुत ही सिंपल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr²। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक और चीज़ पे काम करते हैं कि हमको जो यहाँ पर ये दो चीज़ें यूज़ करनी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। बेलन का आर चाहिए, एच चाहिए और अर्धगोले का आर चाहिए। देखिए जो बेलन की आर होगी वही अर्धगोले की आर होगी। ये तो पूरा व्यास दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं बेलन बराबर अर्धगोला, इन दोनों का जो आर है वो सेम होगा। तो d/2 व्यास का आधा त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर। तो जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पर आप 7 लिख के आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हाइट की। अब एक बात आप सोचिए, बेलन तो बस यहाँ से लगा यहाँ तक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो अर्धगोले की माइनस होनी चाहिए। अब देखिए परिधि से केंद्र तक की दूरी ये त्रिज्या होती है, तो ये भी तो एक परिधि है, यहाँ तक की दूरी है, मतलब जितनी ये होनी चाहिए उतनी ये होनी चाहिए। तो सिंपल है कि टोटल में से जो है बेलन की हाइट कैसे निकलेगी, टोटल में से आप जो है ये वाला हिस्सा घटा देंगे। तो अपन यहाँ पर लिख के आ सकते हैं कि बेलन की जो हाइट है वो कैसे होगी 13 माइनस टोटल में से ये आपको एक्स्ट्रा भाग घटाना पड़ेगा जो कि 7 है, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सूत्र में अप्लाई करके अपन आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। 2 इंटू पाई इंटू बेलन का रेडियस कितना था 7 इंटू बेलन का हाइट कितना निकला 6 प्लस 2 इंटू पाई इंटू इसका आर स्क्वायर क्या है, सिंपल है, इसका आर क्या था 7 इंटू 7। कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, इधर 2 है उधर भी 2 है, बाहर निकाल देते हैं। इधर पाई उधर पाई, बाहर निकाल देते हैं। इधर 7 है उधर भी 7 है, 7 बाहर निकाल देते हैं इंटू करके, ठीक है, इंटू हो रहा है, अंदर क्या बच रहा है 6 प्लस 7। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो पाई का मान क्या होता है 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 और 7 हो जाएंगे 13, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू हो जाएगा 44, सॉरी 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 13, तो 44 इंटू 13 होता है 572 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलते हैं, आयतन हमेशा क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, ठीक है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए जब तक क्वेश्चन के अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखता है आपको सारे फॉर्मूले वक्र पृष्ठ के अप्लाई कर देने हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जो पूरा कैप्सूल है आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ये जो आकृति है वो कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए। इसमें एक बेलन है और 2 अर्धगोल है। चलो इसको अपन यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
मैं वापस ये जो है कैप्सूल बना लेता हूँ। ये कैप्सूल इस प्रकार से बनता है। आकृति के अंदर देखिए 3 आकृतियाँ हैं। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा देखो आपको मैं बताने का प्रयास करूँ, साइड में एक अर्धगोला अप्लाई है और सबसे साइड में भी एक और अर्धगोला अप्लाई है, लेकिन बीच में क्या है, बेलन है। तो पहले क्वेश्चन का जो बेस है उसको पकड़ लेते हैं। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस एक बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन का थीम लिख देते हैं, ठीक है ना, कि भाई क्वेश्चन अपना सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू, मैं 2 इंटू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला उधर है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का कैसा क्षेत्रफल है, वो भी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक क्वेश्चन में संपूर्ण नहीं लिखेगा हम सारे फॉर्मूले वक्र पृष्ठ के अप्लाई करेंगे, ये तय है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और मैंने क्या बोला, संपूर्ण लिखा हुआ नहीं है तो वक्र पृष्ठ लगाने हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, प्लस 2 इंटू, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr²। अब हमें जिन जिन की जरूरत है वो आकृति को देखकर निकाल सकते हैं। तो कैप्सूल का जो टोटल लंबाई है वो कितना है, 14 mm कुल लंबाई है, और अर्धगोले का जो व्यास है वो 5 mm है। अब जरा सोचिए, व्यास से तो त्रिज्या निकल जाएगी, इस सब में तो खाली अपने को एक आर ही चाहिए, तो अपन यहाँ पर एक लिख देते हैं अर्धगोले का या गोले की त्रिज्या क्या होती है, d/2। अब d कितना है, टोटल व्यास है 5 है, 5/2 कितना हो जाएगा टोटल ये। अब इसको ना 5/2 ही रहने दो, ठीक है ना, ऐसे केस में 5/2 ही चलेगा, mm में रहने दो, क्योंकि पॉइंट बदलेंगे तो गुणा भाग में तकलीफ होगी, इसलिए ऐसे रहना चाहते, ठीक है ना। अब देखो बेलन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, जबकि टोटल लंबाई कितनी है, 14 mm है, मतलब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो वेस्ट है, ये भी काम की नहीं है। तो अपने को पता है कि ये जो दूरी होती है वो इस दूरी के बराबर होती है ना, परिधि से केंद्र तक की दूरी बराबर होती है, तो इधर से भी 5 जाएगा और उधर से भी 5 जाएगा, तो 14 में से माइनस होके जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन का हाइट क्या होगा, 14 में से देखो क्या होगा, 5 + 5 है कि नहीं। आप थोड़ा इसको एक मिनट हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अब 5 तो हमारा पूरा व्यास है, ठीक है ना, 5/2 निकालेंगे, वापस एक बार 5/2 निकालेंगे तभी तो देखो काम होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या तो देखो सिर्फ 5/2 होगी, है कि नहीं, 5/2 होगी, तो थोड़ा देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो मैं अपनी जो गलती है वो आपको हाथों हाथ ही बता दूंगा, और मैं भी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख कर सॉल्व करूँगा। और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से पैसेंस रख कर जो है सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है और हम 10 अगर माइनस करते हैं तो हमारा सवाल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो पक्का हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, ये भी वापस त्रिज्या है, लेकिन जो टोटल है वो 5 है, तो आधी कितनी होगी, 5.2 होगी, सॉरी 5/2 होगी, तो इधर से भी 5/2 घटाएंगे और उधर से भी 5/2 घटाएंगे, तो इस तरह से होगा कुछ। और हमें पता है कि 5/2 का मान क्या होता है, 2.5 होता है, और 2.5 इधर से भी आउट होगा, 2.5 उधर से भी आउट होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल लंबाई में से अपने को जो है सिंपल एक 5 ही घटा देना है, लेकिन लिखोगे तो आप सिस्टमेटिक, आपको लिखना तो ऐसे ही है, 5/2 + 5/2 सॉल्व करोगे तो 14 - 5 ही होगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 9 mm। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो वीडियो बनाते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो अब इस पर अप्लाई कर देते हैं। हमें सब कुछ निकल चुका है, तो पहले तो देखिए जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर ले लेना अपने को,
यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, देखो आर दोनों की सेम है, ठीक है, आर सेम है और फॉर्मूले में 2 पाई सेम है। देखो बाहर ले लेते हैं, 2 पाई को बाहर ले लीजिए और आर को भी बाहर ले लीजिए। अंदर मात्र बचेगा एक हाइट बचेगी और एक ही 2 बचेगा और ये बचेगा अपने पास में एक आर बच जाएगा, ठीक है ना। एक आर तो बचना ही है, वापस एक बार देख लेते हैं, एक आर हमारा बचने वाला है क्योंकि आर इसकी ओर था तो एक आर अपना बचने वाला है, ठीक है। अब सूत्र में अप्लाई कीजिए, 2 × 22/7, रेडियस क्या थी 5, तो व्यास था तो 5/2 हो जाएगा, प्लस हाइट कितनी निकली 9 निकली, प्लस 2 वापस रेडियस 5/2 है। अब गुणा भाग करने में थोड़ी आसानी रहेगी क्योंकि अगर 2.5 लेते ना अपन 5/2 की जगह तो प्रॉब्लम फेस करते। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से तो आसानी से दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 22/7 इंटू 5 इंटू ये 2 से 2 और कैंसिल, फिर अंदर देखिए 9 बचा और प्लस का 5 बचा, 9 और 5 हो जाएंगे 14 बराबर 22/7 इंटू 5 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 10 को 220 से कीजिए क्या आ जाएगा 220 mm मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सभी यूनिट मिलीमीटर में थी तो प्रॉब्लम नहीं आई। तो एक चीज़ और ख्याल रखिए कि आप जो है पीछे की यूनिट ज़रूर देखें और हमेशा ध्यान रखिए हाइट निकालते वक्त यदि व्यास दे रखा है तो हमें वहाँ पर त्रिज्या का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो बारी है वो 13.2 एक्सरसाइज की है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक गुलाब जामुन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेस क्या रहेगा, पहले तो अपने को जो है एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। उसके बाद में देखिए आयतन का 30% चाशनी है, तो अपन क्या करेंगे हम 30% को निकालने का प्रयास करेंगे 45 गुलाब जामुन के आयतन का। एक का आयतन निकालेंगे, ऐसे 45 पूरे हैं तो 45 निकालेंगे और 45 का 30% निकाल देंगे कि कितनी इसके अंदर जो है चाशनी होगी, क्योंकि 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन होगा उसका 30% क्या चीनी है। तो हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर इसका बेसिक अपन पकड़ लेते हैं। तो देखिए इसका बेस क्या है, ये गुलाब जामुन है, ठीक है ना। और गुलाब जामुन कैसा होता है आप ऐसा समझ सकते हैं गुलाब जामुन को, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और एकदम तरीके से समझ में आएगा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो। वैसे नॉर्मली गुलाब जामुन की आकृति जो है सबको पता है इस तरह से ही होती है, लेकिन हम एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से बनाएंगे और हमारा चैप्टर ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है तो आपका कॉमन सेंस काम कर रहा होगा। और 13.2 जो प्रश्नावली है वो आयतन को लेकर होती है, क्योंकि आयतन क्योंकि देखिए जहाँ पर जो है हमें तरलता द्रव पानी जैसा कुछ मिलता है और आयतन को कभी भी जो है धारिता भी लिखते हैं, इनका मतलब एक ही होता है। तो पता लग जाता है जब तरल कोई चीज़ होती है या पानी जैसा कुछ होगा तो वहाँ पर आयतन के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो अपन जो है फिलहाल इस गुलाब जामुन को इस प्रकार से मान लेंगे कि गुलाब जामुन इस प्रकार से होता है, ठीक है। और हमें पता है कि भाई गुलाब जामुन जो बनता है वो दोनों और अर्धगोलों के होने से और बीच में बेलन के होने से बनता है। तो सिंपल सा पता है कि अगर आपको इसका आयतन निकालना है तो आपको दिख भी रहा होगा और पीछे जो हमने क्वेश्चन किया है वो इसके रिलेटेड ही था। तो हमने जो 13.1 की है उस क्वेश्चन के कुछ बेसिक इसमें काम आने वाले हैं। तो ये तो एक बेस बन चुका है कि सर अगर इसको हमको या इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना है तो हमें दोनों ओर के अर्धगोलों का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन निकाल देना है और जोड़ देना है। फॉर्मूला तो आपको आने चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएंगे तो कुछ काम भी नहीं होगा। तो देखिए 30% से कोई मतलब नहीं अभी, तो अभी फ़िलहाल गुलाब जामुन की जो इकाइयाँ दे रखी है उस पर काम करते हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लगाकर पूरी वहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 है। देखो व्यास और त्रिज्या में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। ये पूरा जो है 2.8 है। तो क्वेश्चन का बेस बना देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर गुलाब जामुन का आयतन
सिंपल सा सवाल है ये। पहला तो हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं तो अपन लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन तो बहुत ही सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ चाहिए वो हमको चाहिए, देखिए पाई और आर तो निकाल सकते हैं, पाई तो दे ही रखा है, आर क्या होगा निकालते हैं एक बार। तो दो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, एक चीज़ निकालेंगे अपन बेलन के लिए और एक चीज़ अपन निकाल देंगे अर्ध गोले के लिए। अब देखिए बेलन के लिए क्या निकाल सकते हैं अपन, बेलन में तो दिख भी रहा है कि जो रेडियस अर्धगोले की होगी वही रेडियस मतलब दोनों की जो आर है वो सेम है। तो देखो मैंने यहाँ पर भी आर रखा है और वहाँ पर भी आर रखा है, तो जो आर इसका होगा वही आर इसका होगा। तो देखिए पूरा व्यास दे रखा है 2.8, तो 2.8 का क्या करेंगे अपन आधा कर देंगे, तो 2.8/2 1.4 और 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन बेलन की हाइट पे काम करते हैं, तो बेलन की हाइट बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि देखो बेलन तो सिर्फ यहाँ से वहाँ तक काम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से वहाँ तक का दूरी है ये तो वेस्ट है, ये यहाँ से भी वेस्ट है, और यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी सेम होती है। टोटल 2.8 है, आधी कितनी थी 1.4 थी, और जब 1.4 ये है तो 1.4 ये भी होगी और 1.4 वो भी होगी। तो इधर से भी 1.4 घटाओ, उधर से भी घटा दो, तो बेलन का हाइट आ जाएगा टोटल हाइट में से, टोटल हाइट 5 है उसमें से अपन निकलेंगे 1.4 प्लस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8 सोल्व होके आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे मान आ चुके हैं, अब अपन सीधा जो है सूत्र में अप्लाई करते हैं और हमारा उत्तर निकाल देते हैं। पहले देखिए कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉमन 2-3 चीज़ें हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन है क्योंकि उधर आर 3 बार है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बिल्कुल कॉमन है। अंदर खाली क्या बच रहा है, हाइट बच रही है एच प्लस ये 2 बच रहा है और 2/3 भी बच रहा है, मतलब ये पूरा वैल्यू बच रहा है। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे 4/3, पाई तो चला गया, अंदर खाली एक आर बच गया। अब सारे मान अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए पाई का मान था 22/7 इंटू आर का मान था 1.4, अब इसकी ओर था तो 1.4 इंटू 1.4 कोष्टक एच था, एच कितना निकला 2.2 प्लस 4/3 तो था ही था इंटू रेडियस था हमारा 1.4, ठीक है। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये भी सिंपल तरीका ही है। तो क्या बनेगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 कोष्टक 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इसको गुणा भाग करते हैं, तो देखना इस प्रकार से ये सोल्व होगा 22/7 इंटू 14 को 14 से इंटू करने पर आता है 196, 10 को 10 से इंटू करने पर आता है 100 कोष्टक 2.2 प्लस, अब देखिए इसको अगर आप गुणा भाग करोगे ना, 4 चौक 56, यहाँ देखो इनका जो मान आएगा वो आएगा 5.6 आएगा, और 5.6 में अगर आप 3 का भाग दोगे ना तो रिजल्ट आएगा 1.866। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व होके आ जाएगी, और बिल्कुल सिंपल ये है कि टेंशन मत लो आप, आराम से आप गुणा भाग करके खुद कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.866, ठीक है। अब गुणा भाग करते हैं, और अब देखिए कैसा होने वाला है ये जो 7 का भाग इसमें है इसके अंदर वो बिल्कुल जो है 28 बार जाने वाला है, तो बचेगा हमारा 22 इंटू 28/100, ये दोनों इंटू के बन जाए ये दोनों जोड़ के बन जाएंगे 4.066, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर दोगे, यानी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, 22 इंटू 28 इंटू 4.066/100 तो है ये। अब देखो इसको भी हटा दो, तो नीचे 1 2 3 और जीरो आने वाले हैं। अब देखो आप गुणा भाग तो आप कर ही दोगे,
जब आप गुणा भाग कर लोगे तो हमारे पास में जो एक एक्यूरेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि आयतन आ रहा है, आयतन की यूनिट है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मतलब ये सारे जीरो कट जाएंगे, 25.05 अपने पास में बचने वाले हैं। तो गुणा तो आप कर ही सकते हो, इसको इससे गुणा करो, फिर उसको इससे गुणा कर दो, या फिर दो दो से काट के भी कर लो। तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद उसके मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में सॉल्व करना, तो ये अपने पास यही आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, गुलाब जामुन कितना है, ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, 45 को इसे इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास तो एक गुलाब जामुन का आयतन ये, तो अपन लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 को एक गुलाब जामुन के आयतन से इंटू करेंगे 25.05, और जब आप इसे गुणा करोगे तो क्या आंसर आने वाला है, 11.27 पॉइंट, माफ करिएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में ये आंसर आने वाला है। अब देखिए जो चीनी का आयतन है, चीनी की चाशनी का आयतन क्या है, ये गुलाब जामुनों के आयतन का 30% चीनी है, यानी उन गुलाब जामुनों के अंदर जो चीनी है वो कितनी है, 30% है। तो अपने को जो है चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है, जो कि गुलाब जामुनों के आयतन का 30% है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखने का तरीका रहेगा, अतः चीनी का या चीनी की चाशनी का आयतन 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30%। तो किसी का 30% कैसे निकालते हैं, इंटू करके 30/100 लिख देना, परसेंटेज का मतलब होगा 30/100, का मतलब होगा इंटू। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या है, ये यही तो है 1127.25 इंटू, का बदल गया इंटू में, और 30% का मतलब होगा 30/100, इसको गुणा भाग करेंगे तो आंसर हमारे पास में आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रश्नावली में पीछे ऐसे दे रखा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक अगर आप छोड़ दोगे तो भी हमारा आंसर जो है राइट ही माना जाएगा। तो आराम से जो है इसमें देखिए टफ क्या लगेगा आपको, कैलकुलेशन लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि गुणा भाग करेंगे तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन इसका बेस समझ चुके हैं अपन, इस क्वेश्चन का बेस समझ चुके हैं, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बड़े मार्क्स में आएगा। छोटे मार्क्स के अंदर अगर आप पे पैटर्न है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बड़े बड़े सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो ये भी उनमें एक शामिल हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रूरत है हमें, और क्वेश्चन 4 को अपन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये लकड़ी का है, ठीक है। इसमें कलम में डालने के लिए कुछ, देखो यहाँ पर ये स्थान दे रखे हैं, तो आपसे जो है मात्र जो लकड़ी है ना उसका आयतन पूछा गया है। देखो लकड़ी क्या है, खाली ये वाली लकड़ी है, बाकी जो ये एक्स्ट्रा भाग आप देख रहे हैं ना, ये शंकु के आकार का है। तो सिंपल पता लग रहा है, हमें सिर्फ लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस घनाभ के आयतन में से ये जो 4 शंकु के आकार के जो गड्ढे हैं इनका आयतन बाहर निकाल देंगे। तो सिंपल तरीके से सवाल हो जाएगा। चलिए किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर इसे अपन करेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखना अभी इसको मैं ऐसे करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ घनाभ की लेंथ, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी थी, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी थी 3.5 सेंटीमीटर। और जो शंक्वाकार गड्ढे थे उनकी त्रिज्या दे रखी थी 0.5 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार या शंक्वाकार गड्ढे थे
उनकी त्रिज्या थी r 0.5 सेंटीमीटर और उस गड्ढे की ऊंचाई थी हाइट 1.4 सेंटीमीटर। तो अपने को खाली कलमदान लकड़ी का आयतन चाहिए, तो हम लिखेंगे कलमदान लकड़ी का आयतन, जिसे हमें जो है ज्ञात करना है। पहले तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपके पास में एक चीज़ होनी चाहिए, आपका कॉमन सेंस, कि सारी यूनिट जो है एक जैसी है, तभी आप आगे बढ़े। फिलहाल देखिए सारी यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, तो अपने को पता ही था, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था आपको बताया था, इस तरह से हमारा लकड़ी है और ये 4 ऐसे गड्ढे हैं। तो लकड़ी तो हमारा देखिए यही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक का भाग ही लकड़ी है। मतलब ये जो 4 आप गड्ढे देख रहे थे, इनको आपको हटाना है। ये गड्ढे किस आकार के थे? शंकु के आकार के थे। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लकड़ी का आयतन क्या बनेगा? लिखेंगे अपन कलमदान लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन होगा, घनाभ के आयतन में से घटाना है अपने को 4 शंकु का आयतन। हम लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। आयतन के फॉर्मूला आपको आने चाहिए, बिना फॉर्मूले के बेस पर तो ये चैप्टर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला तो सिंपल ही है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब हम जो है इनके मान में शिफ्ट कर देते हैं। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, आर का मान है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। देखिए इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो वापस नीचे 10, फिर से वापस 10 और फिर से वापस 10। 10 से 10 कैंसिल, इधर बच जाएगा खाली 15। 15 इंटू 35 है ना, ये 15 और ये 35, ये माइनस का चिन्ह। इधर देखो बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14, और देखिए वापस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए वापस जो है हम किसी का भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ऊपर क्या बच रहा है? खाली 22 बच रहा है, और नीचे देखो 3 इंटू 5 बच रहा है। तीनों पंजे पे क्या हो जाएगा? तीनों पंजे हो जाएगा 15, ठीक है। जब आप 15 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला है 525, और आप 15 का भाग 22 में दोगे तो आंसर आएगा 1.466। अब बस आपको माइनस करना है इस तरह से, 525 नॉर्मल, ये तो ऐसे ही था ना 525, इसको अपन लिखेंगे ऐसे 1.466, क्योंकि जीरो लिखने पड़ते हैं, पॉइंटों की जोड़ बाकी है तो आपको आनी चाहिए। इधर तो 10 हो जाएगा, 10 में से, क्योंकि देखो इससे उधार लेंगे तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया 10। 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 6 गया बचा 3, 9 में से 4 गया बचा 5, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से गया 3 बचा। तो ये अपना जो है आंसर रहेगा। लेकिन आयतन कैसा निकलता है? आयतन हमेशा निकलता है सेंटीमीटर क्यूब में। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बारी है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखो बेलन पे बेलन आरोपित है, से लोहे का एक बना स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 किलोग्राम का है। पाई 3.14 आपको लेना है। देखिए द्रव्यमान का मतलब भी वही चीज़ है, जो चीज़ स्थान घेरती है वो आयतन के रूप में मानी जाती है।
तो इस कंडीशन में भी जो है हमको आयतन ही निकालना है। लेकिन कैसे, देखिए एक बेलन बड़ा है, एक बेलन छोटा है। तो देखो इसको इस प्रकार से अपन चित्र के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको अपने तरीके से एक बार बेस को दिमाग में ले ले। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर रहेगा अपने पास में 6 वाला। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही किए जा रहे हैं वन शॉट में। देखो क्या किया जा रहा है इसके अंदर, एक बेलन इस प्रकार से है, ठीक है ना, जो कि नीचे की साइड में है। तो मैं बड़ा बेलन बना के बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे मान सकते हैं आप। जो पहले लाइन क्वेश्चन में थी ना कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो हाइट है वो कितना है, इसका हाइट अपने पास में है 220 सेंटीमीटर। और आधार व्यास, व्यास इसका कितना है 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर इसका क्या रहने वाला है, व्यास रहने वाला है। जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का। देखो इस पर जो है ना एक और बेलन है जो कि अध्यारोपित है, एक और बेलन है इस प्रकार से इस पर ऐसे रखा हुआ है, जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर है। और इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इस पूरे का आपको द्रव्यमान निकालना है, तो पूरे में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ये बेलन जुड़ेगी इस बेलन में, दोनों का योग निकाल देंगे, हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल ही दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो सारी फॉर्मेलिटी है आप लिख सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो चीज़ दे रखी होती है उसको आप लिखेंगे अब, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको इसको डायरेक्ट करूंगा ताकि वीडियो कम से कम टाइमिंग का बने और आप आराम से जो है इसको देख कर कुछ सीख पाए। तो अब देखिए इसका मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ कि इस स्तंभ का जो आयतन है वो कैसे कैसे निकलेगा। स्तंभ का आयतन, तो स्तंभ का आयतन कैसे निकलेगा, नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। लिखेंगे अपन नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। अब दोनों ही बेलन एक जैसी है तो दोनों ही बेलन, तो वो सूत्र तो वही लगेगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखिए मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जब दो अलग अलग चीज़ें हैं और सेम हो, दो सेम चीज़ें हैं लेकिन सूत्र तो सेम नहीं लग सकता, तो आप क्या मानेंगे, एक में आर बड़ा मान लीजिए, एक में एच बड़ा मान लीजिए, उसमें आर छोटा मान लीजिए और इसमें एच भी छोटा मान लीजिए। ये एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, करना ज़रूरी है। तो नीचे वाला जो बेलन है ना वो बहुत बड़ा बेलन है, तो अपन मान लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, प्लस छोटा वाला ऊपर वाला है तो पाई आर स्क्वायर एच। ये एक जो है बेस बन चुका है इस क्वेश्चन का, अब आराम से कर सकते हैं। देखिए कॉमन एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, वो है पाई, पाई बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। तो अब जो चीज़ें हैं इसमें अप्लाई कर दीजिए और गुणा भाग करके अपन आंसर ला सकते हैं। पाई आर स्क्वायर मतलब आर का मान क्या था, ये तो देखो व्यास इसका था 24, तो आर इसकी क्या होगी 12, मतलब 12 इंटू 12, इसका हाइट था 220 प्लस आर स्क्वायर, उसका आर था 60 सेंटीमीटर, हाइट थी ना ऊपर वाले की, 60 इंटू 60 इंटू उसका आंच था, और एक मिनट हमने थोड़ी सी गलती की दी है, इसका आर था 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो मिस्टेक हो जाती है, आपको पता ही है कि वीडियो बनाते तो वापस एक बार देख लेते हैं। आर स्क्वायर है तो इसका आर था 8, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, और उसकी जो हाइट है वो है 60, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा भाग करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 8 64 इंटू हो जाएगा 60। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पाई इंटू, देखिए जब आप 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3168 प्लस, और जब आप जो है 64 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3840, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई का जो यूज़ करना है यहाँ पर वो है 3.14, तो आप क्या करोगे, पाई इंटू, अब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, इसको जोड़ने पर आएगा हमारे पास में 35,520, ठीक है। अब पाई का मान लगा देते हैं 3.14 इंटू 35
520। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इस 1 जीरो को अपन काटेंगे नहीं, तो ये बचेगा 314 इंटू 3552/10। अब देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा आंसर आएगा 111 हो जाएगा, और 532.8। पॉइंट 8 क्यों आया? क्योंकि देखिए नीचे 10 था, तो पहले तो ये कैसा प्राप्त हो रहा था 111, 532 और 8, तो नीचे 10 था तो दशमलव रूप में मैंने इसको बदल दिया है। अब ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन देखो क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा था तो उसने खुद बताया था कि 1 सेंटीमीटर का जो आयतन है या 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। ये बोल रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या होगा, इंटू 8 कर देंगे अपन, तो लिखेंगे अपन 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान। सिंपल है, 8 इंटू 111 532.8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हमारे पास में आंसर आएगा 89.22624 ग्राम में ना, तो ये ग्राम में आएगा ना, ये ग्राम था तो ये भी क्या होगा, ग्राम। लेकिन देखिए द्रव्यमान जो होते हैं वो किलोग्राम में मापे जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्तंभ है तो इसको अपन किलोग्राम में वेट करेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, अब द्रव्यमान में या द्रव्यमान किलोग्राम में, अब द्रव्यमान किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने का सिंपल तरीका है कि अपन 1000 का भाग दे देंगे। तो इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे अपन, 1000 का भाग देंगे, 892262.4 बट्टे 1000 किलोग्राम। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 892.264 किलोग्राम। आप चाहे तो पॉइंट के बाद में 2 मान तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 892.26 किलोग्राम को भी रखेंगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता। तो फाइनल जो हमारा आंसर रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो ये रिजल्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 13.3 में। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की हाइट आपको निकालनी है। देखो क्या किया जा रहा है, गोले को बदला जा रहा है बेलन के रूप में, तो जब बदलते हैं तो वो क्या होता है, आयतन ही होता है। पिघला कर बदलेंगे तो एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा, तो लिक्विड वाली चीज़ें जो है हमेशा आयतन को शो करती है। तो सिंपल है कि गोले का आयतन होगा किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर, और जिसकी हाइट निकालनी है उसको अपन मान लेंगे। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखने वाला हूँ, बट चलिए अब एक्सरसाइज 13.3 जो है हम उसमें चलते हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल रहता है कि आपको जो है 2 चीज़ पकड़नी है और दोनों के आयतन को एक दूसरे के बराबर रखना है। देखिए जहाँ पिघलाने की बात होती है तो अगर आप किसी चीज़ को पिघलाएंगे तो वो द्रव जैसा हो जाएगा, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हिंट कर देता है कि यहाँ पर आपको आयतन के सूत्र अप्लाई करने चाहिए। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। गोले को पिघलाकर बेलन बनाना है, तो गोले के आयतन के बराबर बेलन का आयतन। सिंपल सा यहाँ पर जो है बेस बन चुका है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर। और ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ और चलनी चाहिए कि दोनों तरफ जो है जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। इधर अगर सेंटीमीटर है तो उधर भी सेंटीमीटर होने चाहिए। उसके बाद में जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। तो गोले के देखिए जानकारी दे रखी थी कि गोले का जो त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया है। और जो बेलन का आयतन है वो हमें ज्ञात तो करना ही है, लेकिन जो बेलन की त्रिज्या है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर।
तो दोनों की देखिए मैंने आर अलग अलग ली है क्योंकि अलग अलग आर होनी चाहिए। उसके बाद जब मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर मैंने आर स्मॉल लिया है क्योंकि दोनों में ही आर होती है, तो एक स्मॉल आर और एक बिग आर या फिर कैपिटल आर हमने इस्तेमाल की है। बेलन की हाइट अपने को निकालनी है, तो एच को मैंने ऐसे गोला बना दिया है क्योंकि एच को अपनी जगह पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा मान लीजिए अपनी जगह पे ही है, और 4/3 पाई आर क्यूब भी अपनी जगह पे है। तो नीचे क्या आ रहा है, इनटू होके आ रहा है ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 4/3 इंटू, देखिए उसके बाद में क्या चल रहा है आगे की तरफ हम लिख देते हैं सारी जानकारियों को। तो देखिए R3 है, अब R3 के अंदर देखिए ये छोटा वाला R3 है, तो ये क्या होने वाला है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, बट्टे के अंदर क्या होगा ये आर स्क्वायर है, मतलब 6 इंटू 6। ठीक है, अब मैं गुणा भाग कर लेता हूँ। तो देखिए किस तरह से ये गुणा भाग हो सकते हैं। हम सबसे पहले पॉइंट हटाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर यहाँ से पॉइंट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट जाएगा तो 10 आ जाएगा, पॉइंट जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब क्या होने वाला है 6 का पारा देखिए अगर आप 42 में देंगे तो 6 7 42 आता है, 6 7 42, वापस 6 7 42, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऊपर की तरफ क्या बच रहा है 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 42, बट्टे के अंदर बच रहा है 3 इंटू, ये 10 बार 3 है तो इनको अपन 1000 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। उसके बाद देखिए अगर आप इसको गुणा भाग करते हैं तो देखिए होगा क्या, 3 का पारा जो है यानी 3 का जो भाग है वो इसमें चला जाता है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब क्या होगा जब आप 14 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4 करते हैं तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 2744 सेंटीमीटर, बट्टे में 1000। 3 संख्याओं को छोड़कर पीछे से पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि 3 जीरो है, 7 सेंटी, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें बेलन की हाइट 2.744 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 इंटू 44 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, एक तो कुआं है और एक चबूतरा है। तो जो कुआं होता है वो बेलन के आकार का होता है और जो चबूतरा होता है वो गनाब के आकार का होता है, और गनाब में 3 चीज़ें होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो वो ऊंचाई आपको निकालनी है। तो जब भी देखिए खोदने की बात की जाती है, निकालने की बात की जाती है, मिट्टी को निकाला जाता है, ऐसे क्वेश्चन में भी जो है आयतन के ही सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है कि सभी यूनिट को एक बार ध्यान से देखें, क्या सभी एक जैसी यूनिट है, सभी मीटर में देखो, तो अपन जानकारी को लिख सकते हैं आराम से और निकाल सकते हैं। तो पहले जो है हम कुएं की जानकारी को लिख देते हैं, कुएं के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन 3 के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, कुएं की जानकारी अपन लिख देते हैं। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ कुएं के लिए। अब देखिए कुएं के लिए क्या दे रखा था, कुएं के लिए दे रखा था व्यास, व्यास दे रखा था 7 मीटर। और जब भी व्यास होता है तो हम त्रिज्या के लिए बात करते हैं, तो अपन आर यहाँ पर मान लेंगे 7 मीटर अपॉन 2। ठीक है, इसको 3.5 मीटर भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। उसके बाद में गहराई की बात हो रही है, और गहराई की जो तुलना होती है वो कुएं की ऊंचाई से होती है। तो अपन यहाँ पर जो है एच मान लेंगे 20 मीटर। तो ये तो कुएं की जानकारी है। अब खोदी गई मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है, तो अपन लिख सकते हैं चबूतरे के लिए, चबूतरे के लिए। अब देखिए ऐसे ही जो है इंटू करके छोड़ रखा है, क्या लिखा है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। पहले लंबाई है दूसरी चौड़ाई है, सबको पता है। तो एल हमने मान ली है 22 मीटर, बी यहाँ पर चौड़ाई रह जाएगी 44 मीटर, और इस चबूतरे की हाइट निकालनी है। तो देखिए इसको भी एक जैसा मान नहीं सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर से दर्शा देंगे और इसे छोड़ देंगे।
तो सिंपल सा पता चल रहा है कि कुएं का जो आयतन है वो चबूतरे के आयतन के बराबर है, और चबूतरा एक तरह का घनाभ हो सकता है। तो अपन बता सकते हैं कि कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ऐसे आप लिख सकते हो, सिंपल से एक लाइन लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार दो जानकारी मिलती है, कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इनके आयतन के सूत्र प्रयोग कीजिए और मान निकाल सकते हैं। तो एक तरह का बेलन ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू बड़ा वाला एच। एच को ही बचाना तो मैं एच पर गोला लगा देता हूँ और गुणा भाग कर लेता हूँ। तो एच को अपनी जगह पे रखना है, ऐसे चिन्ह परिवर्तन करके या साइड चेंज करके लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बट्टा एल इंटू बी। जो जो जिसके मान है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आर है, देखिए यहाँ पर हमने छोटी आर मान रखी है, चाहे तो बड़ी मान सकते हैं या छोटी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि नीचे मैंने क्वेश्चन में आर बड़ा ले लिया है, तो यहाँ पर मैं इसी का आर इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए इसका आर क्या है, 7/2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो 3.5 को भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं 7/2 को इस्तेमाल करूँगा। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। ये तो बट्टे के ऊपर वाली जानकारी है। अब बट्टे के नीचे मात्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, मतलब 22 इंटू 14। ठीक है, अब एक बार गुणा भाग करते हैं। तो गुणा भाग करने पर क्या रिजल्ट आमने सामने आएगा, तो अपन देख सकते हैं यहीं से पता लग जाएगा कुछ। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, देखो ऊपर तो देखो सब कट चुके हैं, मात्र हमारे पास में देखो क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, 7 बच रहा है और 10 बच रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 11 इंटू 7 इंटू 10 ऊपर कट करके सॉल्व हो रहा है, और नीचे देखो 22 इंटू क्या है, 14 है। 7 का भाग लग सकता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसके बाद देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर देखिए 5 को 11 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 11.55, और नीचे हमारा आ जाएगा 22। जब आप 22 का भाग 55 में दोगे तो 2.5 मीटर जो है हमारा आंसर आएगा, यानी जो इसका हाइट आएगा वो आएगा 2.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध इस प्रकार बनाया जाता है। तो इस बांध की आपको ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए चित्र से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखिए कुएं को तो अपन खोद ही रहे हैं। कुआं जब आप खोदोगे तो जो निकली हुई मिट्टी है, देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया, खोदी गई मिट्टी से चबूतरा बनाया। लेकिन अब की बार जो खोदी गई मिट्टी है उससे जो है कुएं के ऊपर 4 मीटर चौड़ी एक जो है अपने को वलय बनानी है, और वलय बनाते हुए एक बांध का निर्माण करना है। तो मैं चित्र बनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं चित्र बनाता हूँ। तो देखिए इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो कुआं है, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये कुआं है। जब आप इस कुएं को खोदेंगे तो जो भी मिट्टी आएगी, तो इस मिट्टी से आप क्या कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इस कुएं से जब आप मिट्टी निकालेंगे तो कुएं के चारों ओर जो है आप 4 मीटर चौड़ी एक वलय बनाते हुए एक बांध बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये एक बांध है। ठीक है, ये एक तरह का बांध है। और ज़मीन तक जब आप खोद रहे थे तो कुआं तो यहीं तक था, ये ज़मीन के नीचे वाला भाग है। और जब ज़मीन के नीचे वाले भाग से आपने खुदाई की और इससे जो भी मिट्टी आपने बाहर निकाली, तो इस मिट्टी का प्रयोग करके जो है आपने इस कुएं के चारों ओर ये 4 मीटर चौड़ी पट्टी से या 4 मीटर चौड़ाई का जो है एक बांध बनाया। तो जब आपने बांध बनाया तो बांध की कुछ हाइट तो होनी चाहिए,
ये आप जो हाइट देख रहे हैं ना, ये हाइट ही तो है, तो इस हाइट को आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए इस सवाल को कैसे समझ सकते हैं। इस सवाल में आपको समझ में आना चाहिए, तो खुदाई तो इसमें खुदाई जो है हम इसमें भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो सकता है कि जो खोदी गई मिट्टी है, इस जो मिट्टी का आयतन है, वो खोदी गई मिट्टी कौन सी है। देखिए ये जो मिट्टी आपने निकाली है, ये मिट्टी आपने कहाँ कहाँ यूज़ की है, ये मिट्टी सिर्फ आपने जो है इस 4 मीटर चौड़ी पट्टी में यूज़ की है। इसके चारों ओर जो बांध है ना, इसमें यूज़ किया आपने। बाकी देखो इसमें इस वाले भाग में आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था होती है तो उसे अपन वलय बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इससे अपन वलय बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर से जब आप इस बांध को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा, क्योंकि इस वाले भाग में तो पानी होगा, लेकिन इस वाले भाग में जो 4 मीटर चौड़ी पट्टी है, ये पट्टी जो है हमारी खोदी गई मिट्टी है। तो इस वाले भाग में हमने मिट्टी का इस्तेमाल किया, तो सिंपल पता लग रहा है कि जो खोदी गई मिट्टी है, यहाँ से यहाँ तक की मिट्टी, इस मिट्टी का आयतन इस चौड़ी पट्टी के अंदर जो मिट्टी है उसके आयतन के बराबर है। तो इसको अपन वलय बोलते हैं। तो वलय को निकालने का तरीका ये रहता है कि आप पूरी रिंग में से छोटी वाली रिंग को निकाल देंगे। अगर देखिए आप इस पूरी रिंग में से इस छोटी वाली रिंग को निकालेंगे खींचकर, तो यही तो पट्टी बचेगी। और इस पट्टी का आयतन कैसे निकलता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वलय का जो आयतन होता है, वलय का जो आयतन होता है वो आयतन इस प्रकार से होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच टू। ये अपना H1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से वलय का आयतन निकलता है। ठीक है ना। तो हमारा आयतन कुछ इस प्रकार से निकलेगा। जब ये आयतन निकलेगा तो वो किसके आयतन के बराबर होगा, वो खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। और जो खोदी गई मिट्टी का आयतन है वो एक बेलन का आयतन ही होगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है हम बेलन के शेप में बाहर निकालेंगे। तो सिंपल सा पता लग जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है अपन आर डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक तरह की जो है आर अलग अलग है, तीनों स्टेट में आर अलग अलग है। ठीक है ना। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। नहीं तो एक चीज़ का और भी आप ख्याल रख सकते हैं कि जो ये वाली आर है, देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो आर है वो एक सेम आर है। तो जो अंदर वाला जो एक रिंग था उसका जो आर है वो इस वाले आर के बराबर है। तो अपन जो है इस आर को सेम लिख सकते हैं। ये जो छोटा वाला आर है ना, इस वाले आर को इस आर के बराबर लिखा जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। ये तो इसका बेस था, मैंने क्लियर किया है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लिखते हैं कुएं की गहराई। ठीक है ना। अब देखिए कुएं की जो हाइट है ना वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आपने कुएं की खुदाई की है वो मात्र 14 मीटर है। तो अपन लिख देते एक बार। ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है। नोटबुक में करने का तरीका ये रहेगा, हल लिख करके आप लिखेंगे कुएं की गहराई। गहराई का मतलब हो गया h हाइट जो कि 14 मीटर है। कुएं की तिर्जिया। अब देखिए हमको तो यहाँ पर व्यास दे रखा था। ठीक है ना। तो व्यास की आधी तिर्जिया होती है, तो 3 मीटर में अपन 2 का भाग लगा देंगे, 3 मीटर बटा 2। यानी ये जो तिर्जिया ना, ये तिर्जिया सेम है। ये पूरा व्यास था 3 मीटर का और तिर्जिया हमने निकाली। देखिए तो मतलब ये जो दूरी है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो ऊपर वाला हम वलय निकाल रहे थे उस वलय में देखिए, या उसका जो बेलन है, ये भी एक तरह का बेलन ही तो है, तो उस बेलन का भी रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो हमने जब ऊपर निकाला था तो हम बता सकते हैं कि जो खोदी गई मिट्टी का आयतन है, इसमें हमने जो आर इस्तेमाल किया है वो देखिए छोटा आर इस्तेमाल किया है। और जब इस पट्टी का आयतन निकाल रहे थे तो हम बड़ी रिंग में से या बड़ी बेलन में से जो है छोटी बेलन का आयतन निकाल रहे थे। तो हम देखिए पाई आर स्क्वायर एच 1 माइनस पाई आर स्क्वायर एच टू। तो देखिए आर स्क्वायर इधर भी सेम था और इधर भी सेम है, क्योंकि एक जैसी तो पट्टी है, एक जैसी लेंथ है और एक जैसी त्रिज्या लेकर जो है हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम लिखेंगे चूँकि बांध खोखले बेलन के आकार का है जिसकी आंतरिक त्रिज्या कुएं की त्रिज्या के समान है। हमको पता ही है आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या सेम टू सेम है। तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो आंतरिक बांध की त्रिज्या है वो कुएं की त्रिज्या के बराबर है। क्योंकि देखिए ये जो बांध आप देख सकते हैं, ये वाला बांध, ये जो बांध है ये पूरा वैसे बांध ही है, लेकिन जो आंतरिक बांध है, ये अंदर का बांध है, इसकी त्रिज्या कुएं की त्रिज्या के बराबर है। तो हम एक बार एक हिंट भी लिख देते हैं यहाँ पर कि आंतरिक बांध
की जो त्रिज्या है, आंतरिक बांध की त्रिज्या कुएं की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, 3/2 मीटर। लेकिन जो बांध का बाहरी त्रिज्या है, बांध का बाहरी त्रिज्या, बांध का बाहरी त्रिज्या क्या होगा, सिंपल सा पता लग रहा है, क्योंकि जो बाहर की रिंग है, ये वाली जो रिंग है, इस रिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ से केंद्र से जब यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 3/2 मीटर ही है, लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ये जो पट्टी है, इसकी बांध की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो देखिए 3/2 मीटर तो यहाँ पर ही था, और एक्स्ट्रा 4 आ रहा है, तो 3/2 मीटर प्लस 4, ठीक है, पकड़ में आ रहा होगा आपके। 3/2 तो यहीं तक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ से वहाँ तक जाना, तो ये जो पट्टी का लंबाई है वो 4 मीटर दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि 3/2 में जो है, जब आप 4 जोड़ोगे तो बाहरी बांध की त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि आंतरिक बांध की त्रिज्या तो कुएं की त्रिज्या के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा हिंट करके, 3/2 मीटर प्लस 4 मीटर। ये जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे आप 1 मानेंगे, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो 8 और 3 हमारे पास में हो जाएगा 11/2 मीटर, जिसे आप भाग देंगे तो हो जाएगा 5.5 मीटर। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन का बेस लिख देते हैं। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार हमको पता है कि खोदी गई मिट्टी का आयतन या निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, जो निकाली गई मिट्टी का आयतन है, वो आयतन क्या है, वो आयतन है बाह्य बेलन का आयतन, या बाह्य बेलन का आयतन मतलब आप समझ सकते हैं बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन। कुछ भी टफ नहीं है, ये क्वेश्चन का बेसिक है। मैं एक बार वापस आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिट्टी को खोदेंगे और इस मिट्टी को बाहर निकालेंगे तो 4 मीटर चौड़ा एक बांध ऊपर की ओर बनाएंगे। तो सिंपल सा पता लग रहा है कि हम मिट्टी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल इस वाली पट्टी में मिट्टी इस्तेमाल हो रही है, जो कि 4 मीटर चौड़ी पट्टी है। तो जो 4 मीटर चौड़ी पट्टी है, उसी पट्टी में हमारी खोदी गई मिट्टी है। तो इस मिट्टी को निकालने का तरीका सिंपल है कि आप पूरी बेलन में से, बाहरी बेलन के आयतन में से अगर आप अंदर की आयतन को माइनस कर देंगे, पकड़ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि ऊपर से देखने पर तो ये वर्त दिखेंगे, लेकिन साइड से देखने पर ये बेलन दिखेंगे, क्योंकि देखिए बेलनाकारी बांध है। तो सिंपल सा पता लगेगा, इस वाली मिट्टी को निकालने का तरीका है, बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन निकालो और उसको लिख दो खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर। तो देखो मैंने लिख दिया है। अब मैं तीनों के सूत्र अप्लाई करता हूँ। एक बात तो सिंपल है कि निकाली गई मिट्टी का आयतन या जो उस बेलन का त्रिज्या है वो आंतरिक बेलन की त्रिज्या के बराबर है, जो कि हमने ऊपर की ओर पहले लिख दिया है। ये कॉमन सेंस की बात है। चलिए मैं सूत्र अप्लाई करता हूँ। पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब जो बाह्य बेलन की बात होगी तो आर चेंज होगी और एच अपना सेम रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बाह्य बेलन का हाइट और आंतरिक बेलन का हाइट सेम है, क्योंकि देख सकते हैं आप, ये तो ज़मीन तक अब आप आएंगे ना, तो देखो यहाँ पर ये दोनों ही बेलन का हाइट जो है वो सेम है। तो अपन जो है दोनों में हाइट सेम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो हमने ऊपर थोड़ी सी गलती की है, तो वो तो मैंने बस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको पहले बेस मजबूत किया था आपका, ठीक है। तो उसको थोड़ा आप कोऑपरेट करें। बहुत सारे वीडियो में फर्जी कमेंट कर देते हैं कि सर आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब गलत पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा आप वीडियो देखते हैं, तो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बस मैं आपको समझाने का तरीका जो है पेश कर रहा हूँ, आपको सारी गलतियाँ जो है वहीं पे मतलब सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बाह्य बेलन का हाइट और आंतरिक बेलन का हाइट दोनों सेम है, तो सूत्र में चेंज क्या हो सकता है, बस पाई तो वही रहेगा।
इसके आर के बराबर ही रहेगा ये, तो आर स्क्वायर, और एच में कोई बदलाव नहीं रहेगा, हाइट दोनों की सेम रहेगी, जिसको हमें निकालना है। तो चलिए इनके सूत्र लगा देते हैं, और सूत्र तो लग चुके हैं, अब इनके मान लगाते हैं। देखिए पाई को भी छेड़ो मत, क्योंकि पाई तो कॉमन आके उसके बाद में कट ही जाना है। तो एक काम करते हैं अपन, क्योंकि हमें तो खाली इस एस से मतलब है, अपने को खाली हाइट से मतलब है, जो बांध की ऊंचाई है उससे मतलब है, तो बांध की ऊंचाई को अपने को बचाना है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं एक बार। पाई आर स्क्वायर एच बराबर, पाई कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए इस एच को ही तो यहाँ पे लेना है, बचाना है, तो इस एच को यहीं पे रख देते हैं, बाकी वाले को सारे को, इस मान को जो है इसके नीचे ले आता है। तो क्या हो सकता है देख सकते हैं आप, हाइट को एक तरफ रखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, इस वाली चीज़ के नीचे जो है ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये ऊपर की तरफ है, या कि इधर नीचे हो जाएगी, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इनके सूत्र जो है लग चुके हैं और कॉमन भी आ चुके हैं, अब इनके मान अप्लाई करते हैं। तो देखिए पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनके मान अप्लाई करते हैं इसके अंदर, और बड़ी आसानी से जो है हम इनके आंसर ला सकते हैं अब तो देखिए आर स्क्वायर, निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या था, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन था 3/2, 3/2 इंटू 3/2, और हाइट क्या थी, हाइट हमारी थी 14 मीटर बट्टा आर स्क्वायर। बाहरी बेलन का आयतन और बाहरी बेलन की त्रिज्या क्या थी, बाहरी बेलन की जो त्रिज्या थी वो थी 5.5, क्या थी हमारे पास में 5.5। अब देखिए ये क्या है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कैसा लग रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैं यहाँ पर भी तो इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि जो बड़े आर का मान है वो है 5.5, तो एक बार क्या करेंगे 5.5 को इसमें जोड़ देंगे। छोटी आर कितनी थी हमारे पास में, वो छोटी आर थी 3.5, और वापस इसमें से घटाएंगे तो 5.5 माइनस 1.5, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ रूप बन रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3/2 का मान क्या था 1.5 इंटू 1.5 बट्टा 14। अब देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 7, और घटाओगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको गुणा भाग करते हैं एक बार, तो देखिए क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इंटू के 10 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा भाग करते हैं, 15 इंटू 15 करते हैं तो 225 आता है, इंटू में हमारे पास में 2, अब देखिए 2 भी तो कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो नीचे क्या बच रहा है, देखिए नीचे हमारे पास 2 बच रहा है, और इंटू में 10 इंटू 10 बच रहा है, जिसका मान 100 हो सकता है। जब आप 2 का भाग 225 में लगाओगे तो हमारा आंसर आएगा किस प्रकार से, देखिए इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे अगर आप भाग लगा के या कुछ भी करके, तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 1.125 मीटर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना भारी टफ कैलकुलेशन नहीं है, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला, वन शॉट के अगले पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे क्लिक करके आप आगे वाले क्वेश्चन देख पाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।